हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बेहद अच्छे होंगे और तैयारी ज़ोर शोरों से कर रहे होंगे। साथ ही अभी सीटेट का एग्ज़ाम भी है संडे यानी कि 20 को, तो फिर उसके लिए भी आप लोग तैयार होंगे। तो यहाँ जो EMRS TGT PGT UPG TGT PGT LT ग्रेड जो भी PGT TGT हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद खास है ये प्रैक्टिस सेट। तो आज हम करेंगे छायावाद स्पेशल। यहाँ पर हम देखेंगे आज छायावाद स्पेशल में क्या क्या है। थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि छायावाद की समय सीमा क्या है। तो यहाँ पर छायावाद की समय सीमा जो है आपकी मानी गई है 1900, मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मानी गई है छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 तक। ठीक है। तो यहाँ पर छायावाद की बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से जो 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था, वो किसने करवाया था? आपके मुकुटधर पांडे जी ने। तो वहीं पर जो मुकुटधर पांडे जी हैं उनको लिखित रूप में उन्होंने छायावाद शब्द का भी प्रयोग किया था। किसने? तो प्रथम प्रयोक्ता या जो छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले हैं वो कौन है? आपके मुकुटधर पांडे। किसका? छायावाद शब्द का प्रयोग करने वाले। तो चलिए, हम प्रैक्टिस सेट को इतनी जानकारी छायावाद से शुरुआत में देनी ज़रूरी थी। तो फटाफट से देख लेते हैं आगे का हम कि आज हमारा प्रश्न कहाँ पर किस तरह से दिखाई देता। तो चलिए फटाफट से पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद काशी के किस प्रसिद्ध कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की? जी हाँ, आप कहेंगे बहुत कॉमन सा प्रश्न है, लेकिन जब यही प्रश्न हमारा 125 प्रश्नों में होता है तो सबसे बड़ी जो हमारे साथ समस्या आती है वो आती है कन्फ्यूज़ होने वाली। तो हमें उन कन्फ्यूज़नों को दूर करना है, वो कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में ना रहे, हमें क्लियरिटी रहे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका क्वींस कॉलेज, बनारस कॉलेज, काशी कॉलेज, प्रयागराज कॉलेज। तो सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वींस कॉलेज। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसाद जी की पढ़ाई कहाँ तक पूरी हुई थी? जी हाँ, हम सभी जानते हैं प्रसाद जी का कुछ भाषाओं में उन्होंने जो अपनी पढ़ाई थी घर पर ही पूरी की, लेकिन कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑप्शनों को। तो 8वीं तक, 7वीं तक, 6ठी तक या 10वीं तक? जी हाँ, पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 8वीं तक। प्रश्न नंबर 3, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक का सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उन्हीं कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, किसके लिए कहा गया है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक सौंदर्य, सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उन्हीं कविता की प्रमुख विशेषताएं, ये किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न बहुत और बेहद अच्छे प्रश्न है यहाँ पर। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो आप बताएंगे मुझे ऑप्शन में, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएंगे कि आप प्रश्न को ऐसे पकड़िएगा कि छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक का सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, प्रेम शैली की लाक्षणिकता उन्हीं कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ठीक है, जहाँ पर हम देख रहे थे सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, तो ये किसके लिए आ जाएगा यहाँ पर? देखिए आप ध्यान से। तो सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली लाक्षणिकता उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, किसके लिए यहाँ पर है? तो ये है आपका पंत जी के लिए, निराला जी के लिए सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्षमा चाहूँगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने आपको वेट कराया। तो यहाँ पर दोबारा हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें, जो मैंने बताया वो गलत है। तो यहाँ पर जो हम पहले पढ़ लेंगे दोबारा एक बार फिर से अच्छे से। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक का सौंदर्य, सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं, किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये जो परिभाषा आपको लग रही है। तो यहाँ पर्टिकुलर जिस बुक से मैंने लिया NCERT बुक्स थी, मैं यही बता दूँ आपको, 10th क्लास की बुक है ये। ठीक है, 10th क्लास की क्षितिज, मैंने वहाँ से ये पंक्तियाँ ली हुई हैं। तो यहाँ पर किसी लेखक तो नहीं, बट उनके लिए कहा गया है। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपके निराला, प्रसाद, महादेव प्रसाद द्विवेदी और पंत। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके? प्रसाद जी। जी हाँ, बिल्कुल
सही उत्तर जो यहाँ पर होगा वो होगा प्रसाद जी, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी तो प्रश्न मैंने ही बनाया किताब लेके, तो मुझे फिर याद आया कि यहाँ उत्तर तो ये होना चाहिए। सुचित्रण, प्रकृति, देश प्रेम, शैली की राजनीतिता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये प्रसाद जी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी की लिखी आत्मकथ्य किस विधा की रचना है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पर ये हमें देखना है, आप समझ गए होंगे अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपने बुक्स देखी हैं, तो मेरे प्रश्न वहीं से बने हुए हैं। तो प्रसाद जी की लिखी आत्मकथ्य किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, कविता है, निबंध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आत्मकथ्य लेके हम फटाफट से क्या करेंगे, आत्मकथा लगा देंगे, लेकिन जो कि बिल्कुल भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या है, कविता है। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी है, लेकिन बहुत प्रोत्साहित करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी कविता जो आत्मकथा है कविता के माध्यम से लोगों को बता सकता हूँ थोड़ा। तो उन्होंने पूरी तरह अपनी आत्मकथा को नहीं बताया है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। जैसे हम सभी जानते हैं इनका जन्म 1889 वाराणसी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, आत्मकथ्य किस शैली में लिखी कविता है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस शैली में लिखी कविता है, यहाँ पर ये देखना है हमें। तो आत्मकथ्य किस शैली में, ये हमें पता है आत्मकथ्य किसकी रचना है, तो ये प्रसाद जी की कविता है। तो यहाँ पर छायावाद शैली, प्रगतिवाद शैली, प्रतीकात्मक शैली या फिर बिंब शैली, तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छायावाद शैली में लिखा हुआ है अपना आत्मकथ्य। महत्वपूर्ण बिंदु थे यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए हैं इसलिए ताकि हमें याद रहे, क्योंकि प्रश्न शॉर्ट करते जो प्रश्न हम जब बनाते हैं तो उस समय महत्वपूर्ण बातें तो याद आती हैं, लेकिन कुछ समय हम वो दिमाग से निकल जाती चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के नाम करके यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर दिया है। तो यहाँ पर कि जिस तरह हम आत्मकथ्य पढ़ रहे थे जो कि जयशंकर प्रसाद ने कविता के माध्यम से लिखी है, तो यहाँ पर बनारसी दास जैन ने अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी ऐसा माना जाता है। इसकी रचना जो इनकी रचना है यहाँ पर, तो वो यहाँ 1641 में हुई और ये पद्यात्मक, ये महत्वपूर्ण है। ये आया था आपका TGT 2021 में कि अर्धकथानक का समय क्या है। तो यहाँ पे 1641 आया था। हम लोगों ने, सच बताऊँ तो मुझे तो नहीं पता था, तो मेरा तो ये प्रश्न गलत हुआ था। तो यहाँ पर पहली आत्मकथा अर्धकथानक जो कि 1641 में इसका समय है और ये पद्यात्मक है। इतनी जानकारी ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए भी। प्रश्न नंबर 6, निराला की औपचारिक शिक्षा कितनी और कहाँ हुई? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न खुद से बनाए हुए हैं, आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, आपको ऐसे एज इट इज़ प्रश्न कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना ही किसी बुक में, ना ही किसी और प्रैक्टिस सेट में, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि खुद से मैंने बनाए हैं ये प्रश्न, मेरी मेहनत है। तो अब आप लोग कितना मेरी मेहनत को सराहेंगे यहाँ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर निराला की औपचारिक शिक्षा कितनी और कहाँ हुई, तो ऑप्शन में है आपके 9वीं तक गढ़पुला में, 9वीं तक महिसादल में, 9वीं तक बंगाल में, 9वीं तक उन्नाव में। तो आपको सही उत्तर बताना है कहाँ पर हुई है, तो ये आप मुझे बताइएगा। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी कहीं तो आप इसको ज़रूर अच्छे से हल कर लेंगे और मुझे बता देंगे। तो सही प्रश्न उत्तर क्या है फ्रेंड्स बताइएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 9वीं तक महिसादल में। ठीक है, तो उनकी औपचारिक शिक्षा जो हुई थी 9वीं तक महिसादल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, किसके लिए यह कथन है? जी हाँ, महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपको यहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटी है इस बात की। तो यहाँ पर क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे लगता है कि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो वही कोशिश है। तो संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, किसके लिए यह कथन आया है? तो क्षमा चाहूँगी, प्रसाद, पंत, निराला, प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निराला। निराला का जन्म 1899 बंगाल के महिसादल में हुआ। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, पता होगा आपको, तो फटाफट से हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसका उत्तर सही देख लेते हैं। प्रश्न ऑप्शन है आपके 1961, 62, 65 या फिर 1966। तो सही उत्तर हो जाएगा 1961 में।
निराला रत्नावली संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में विभाजित है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि निराला रत्नावली संपूर्ण साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए 8 खंडों में, 7 खंडों में, 9 खंडों में या फिर 10 खंडों में। तो इसका सही उत्तर जो है वो है फ्रेंड 8 खंडों में। प्रश्न नंबर 10, निराला द्वारा लिखित उत्साह की विधा है। महत्वपूर्ण है ये कि निराला ने जो उत्साह लिखा है वो उसकी विधा क्या है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या हो जाएगा। कविता है, एक आह्वान गीत है, दोनों हैं या पहला सही दूसरा गलत है। तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कविता भी है और आह्वान गीत भी है, तो उत्तर हो जाएगा सही दोनों ही हैं। ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को मेरे बनाने का मकसद ये था कि आपको चीज़ें अच्छे से पता हों और आपको लगे कि हाँ इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी के आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से। तो यहाँ पर मैंने लिखे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तुलसीदास और उनकी कविता, खड़ी बोली कविता का संक्षिप्त इतिहास, उर्दू जवान का संक्षिप्त इतिहास। और सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है इनके आलोचनात्मक ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी जी के। तो यहाँ पर मैंने लिख तो दिया, फिर मैंने नीचे ऑप्शन दिए 1 और 4 सही है, उपर्युक्त सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी सही हैं। बस इस प्रश्न को देने का मकसद ये था कि आपको जानकारी हो कि त्रिपाठी जी ने इस तरह के आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं, ये इनके सभी हैं। प्रश्न नंबर 12, मेरे लिए खड़ा था तू दुखिया के द्वार पे, मैं बाट जो रहा था तेरे किसी चमन में। बेहद महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां किसने कही हैं और किसकी हैं, ये देखना है हमें कि मेरे लिए खड़ा था तू दुखिया के द्वार पर, मैं बाट जो रहा था तेरे किसी चमन में। तो ये पंक्तियां किसके ऑप्शन है। निराला जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, जयशंकर प्रसाद जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो हमें ऑप्शन देखना है सही क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी भारत के प्राय सभी भागों का भ्रमण किया, इससे उनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषता अच्छी तरह आ सकी। कथन किसका है। तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन में शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नामवर सिंह हैं, नंदलाल वाजपेयी हैं। तो सही उत्तर हमें देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रश्न जिसको मैं कहूँ कोटेशंस बेहद महत्वपूर्ण है ये परिभाषा कि त्रिपाठी जी भारत के प्राय सभी भागों का भ्रमण किए और इसमें उनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषता अच्छी तरह आ सकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पथिक काव्य किस प्रकार का काव्य है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न है। जी हाँ, ये प्रश्न है और आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि हमने यहाँ दिया है कि लिखित पथिक काव्य है और ये किस प्रकार का काव्य है। तो आपको ये देखना है कि ये लिखित पथिक काव्य तो पर ये किस प्रकार का है। तो खंड काव्य है, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या गीत काव्य। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका खंड काव्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, यह पंक्तियाँ किसकी हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, पंक्तियाँ किसकी हैं। निराला जी की हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं या प्रसाद शुक्ल सनेही की हैं, प्रसाद जी के। फ्रेंड्स थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। बाकी मुझे पता है कि हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो बस प्लीज़ आप लोग थोड़ा अपनी तरफ से इफेक्ट करिए और समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे राम नरेश में मात्रा रा की हटी हुई है, ठीक है। त्रिपाठी में इस तरह से ता होना चाहिए था, तो क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है निराला, राम नरेश त्रिपाठी गया, प्रसाद सनेही और प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी। पंत की प्रथम छायावादी कविता गिरजी का घंटा है, जो कि उसका समय 1916 है। तो पंत की प्रथम कविता कौन सी है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर है कि पंत की प्रथम छायावादी कविता गिरजी का घंटा 1916 है। तो पंत की प्रथम कविता कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन में है तम्बाकू का धुआं, युगांत है यहाँ पर, परिवर्तन पल्लव। तो यहाँ पर जो पहला आपका उत्तर है वो हो जाएगा तम्बाकू का धुआं। पहले उनकी क्या थी, प्रथम कविता थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 17, छायावाद के विष्णु पंत कहे जाते हैं। निराला को छायावाद का रुद्र कहा गया है यानी कि शिव, प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा गया है। तो महादेवी को छायावाद का क्या कहा गया है। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी को छायावाद का क्या कहा गया। सरस्वती कहा गया, लक्ष्मी कहा है, शक्ति कहा है। तो यहाँ पर कहा तो महादेवी वर्मा जी को शक्ति कहा गया है, ठीक है। निराला जी ने हिंदी साहित्य की जो प्रतिनिधि कहें या उनको
निराला साहित्य जो माना हिंदी की शक्तिशालिनी, तो सरस्वती कहा है निराला जी ने। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा है? सरस्वती कहा है। वैसे महादेवी को छायावाद का क्या कहा है? तो शक्ति कहा जाता है। और निराला ने क्या कहा है महादेवी जी को? तो सरस्वती कहा है। ये आपको याद रखना है। नंदलाल वाजपेयी ने छाया निबंध, एक सेकेंड फ्रेंड्स देख लेती हूँ प्रश्न को। यहाँ पे नंद दुलारे हैं, नंद लाल लिख गया है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक माना है। पंत है यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर पंत मैं यहाँ लिख दूँ, आप लोग प्लीज़ समझ लीजिए। ठीक है, नंदलाल वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को छायावाद का क्या माना है? छायावाद का जनक माना है, छायावाद का रचयिता माना है, छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना है, छायावाद का सूत्रधार माना है। हमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हमें अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न किस तरीके से बन रहा है, बोलने वाला प्रश्न सटीक बोल रहा है, मुझे समझा पा रहा है या नहीं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि शुक्ल जी ने पंत को छायावाद का क्या माना है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना है। भारत सरकार ने पंत को 1961 में किस सम्मान से सम्मानित किया है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 1961 में किस सम्मान से सम्मानित किया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है, सरस्वती सम्मान से, या पद्म भूषण सम्मान से, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो आपको देखना है और बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका यहाँ पर 1961 में सम्मान जो मिला था उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया था, जैसे मैंने बताया था कि महत्वपूर्ण जो मुझे पॉइंट्स लगेंगे वो मैं उनको यहाँ पर नोट करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है महत्वपूर्ण बिंदु कि 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और वहीं 1961 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पंत की एकमात्र कहानी कौन सी है जो उन्होंने लिखी है? पंत जी ने मात्र एक कहानी लिखी है, उस कहानी का आपको नाम बताना है। मिठाई वाला, पान वाला, हार या जीत। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर मिठाई वाला। पंत ने उमर खैयाम की रुबाइयाँ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। उमर खैयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? मधुबहार से, मधुज्वाल से, मधुवन से, मधुबहार से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुज्वाल से नाम से किया है। बच्चन सिंह जी ने पंत को किस काव्य रचना को प्रथम खड़ी बोली प्रगतिवादी काव्य माना है? जी हाँ, तो किससे माना है उन्होंने, ये हमें देखना है कि बच्चन सिंह जी ने 2021 में बच्चन सिंह जी से बहुत प्रश्न बने थे, तो ये महत्वपूर्ण है बच्चन सिंह जी, तो इनको तो आपको पढ़ना ही है। दोस्तों साथ ही ये कहूँगी प्रैक्टिस सेट इसलिए होते हैं कि हमारा अभ्यास अच्छे से हो जाए, हमें कन्फ्यूज़न ना हो, वरना आपको जो थ्योरी है वो तो आपको पढ़नी ही है, टेक्स्ट बुक तो आपको पढ़नी ही है ना। तो प्रैक्टिस सेट से हमारा रिवीजन हो जाता है और जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग बुक्स को पढ़ना, टेक्स्ट बुक को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, उनको लगातार पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके युगवाणी 1939, बीणा 1927, गुंजन 1932, पल्लव 1928। तो यहाँ पर जो सही उत्तर वो हो जाएगा युगवाणी को प्रथम खड़ी बोली प्रगतिवादी काव्य माना किसने? बच्चन सिंह जी ने। बाकी बीणा 1927 सही है, गुंजन 1927 का जो सन है वो बिल्कुल सही है, पल्लव 1928 सही है। तो आगे बढ़ते हैं। बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, पंत जी की पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि बाणी मेरी चाहिए तुम्हें अलंकार किसने कहा है या किसकी पंक्तियाँ हैं? तो पंत जी की हैं। और किस रचना से ली गई हैं? क्योंकि ये प्रश्न GIC 2021 में आ चुका है, मैं खुद इस एग्ज़ाम में बैठी थी, तो वही मेरा अनुभव है जो आज काम आ रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पल्लव, कुंजन, ग्राम्या, बीणा। तो आपको बताना है ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं। तो ये पंक्तियाँ ली गई हैं ग्राम्या से, इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम्या।
पर शेष नहीं होगी ये मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढना तुमसे ढूंढेगी पीड़ा। पंक्तियाँ किसकी हैं? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है। तो पर शेष नहीं होगी ये मेरे प्राणों की पीड़ा, तुमको ढूंढना तुमसे ढूंढेगी पीड़ा। वाह, क्या पंक्तियाँ हैं। तो ये किसने कही है यहाँ पर देखिए, निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन हो सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी ने कहा है। श्रृंखला की कड़ियाँ का एक पृष्ठ पलटिए, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। बेहद महत्वपूर्ण है, क्या मैं कहूँ इसके लिए। तो भाई ऐसे ही प्रश्न बनकर आएंगे। तो श्रृंखला की कड़ियाँ एक पृष्ठ पलटिए, श्रृंखला की कड़ियाँ जो महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो वहाँ कहते हैं कि उसका एक पृष्ठ यानी कि पलटिए, यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। तो यहाँ पर ये किसने कहा है, पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन में है आपके बच्चन सिंह जी, शुक्ल जी, निराला जी, प्रसाद जी। आपको सही उत्तर देखना है और बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है बच्चन सिंह जी। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। तो बच्चन सिंह जी ने ये कहा है श्रृंखला की कड़ियों के विषय में। तो फ्रेंड्स आज का ये आखिरी प्रश्न था। थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो पूरी कोशिश की है कि इन 25 प्रश्नों के साथ आपको कुछ अच्छे प्रश्न भी मैंने देने की कोशिश की है। तो कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये कोशिश और मेरा प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न जो थे मैंने खुद से बनाए, कहीं से लिए नहीं हैं। पूरी कोशिश रही है खुद से ही अपने जो 25 या 30 प्रश्न जो मैं तैयार करती हूँ, खुद ही टेक्स्ट बुक लेती हूँ मैं, 4-5 बुक लेके बैठती हूँ, फिर मैं इन प्रश्नों को तैयार करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले बेहतर और अच्छे नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको हम और बेहतर बना कर लाएंगे। तो बने रहिए तब तक हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।